बुक ऑडियो के टेबल पर वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाह और चाय की प्याली के साथ आप सुन रहे हैं ट्रेन वाली चाय, ज्योति झा की आवाज में। चाय चाय, कुछ याद आया? ट्रेन वाली चाय की याद आ गई ना? भारतीय रेल की बात हो तो बरबसी चाय बेचने वाले के ये शब्द दिमाग में कौंध जाते हैं। रेलवे के किसी भी कोच, चाहे सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास का डब्बा हो, आप बैठे हैं और आवाज आती है चाय चाय। बिना चाय के रेल यात्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरा और रेल यात्रा का बहुत पुराना रिश्ता है। वह अलग बात है, अब मैं हवाई यात्रा और सड़क यात्रा ही ज्यादा करती हूँ, लेकिन मेरी यादों के बक्से में आज भी रेल यात्रा की यादें महफूज हैं। मैंने रेल के जनरल क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास तक की यात्रा की है। उस पर जब मैं छोटी थी और रेल के डिब्बे में खिड़की वाली सीट मिल जाए तो ऐसा लगता था मानो जन्नत मिल गई हो। रेल की खिड़की के बाहर एक अलग दुनिया थी जो सच्चे भारत की तस्वीर दिखाता है। दूर दूर तक फैले खेत खलिहान, कहीं दूर तक ऊंचे ऊंचे आम अमरूद तो कहीं चीड़ देवदार के वृक्ष होते थे। खेतों में धान रोपती हुई औरतें होती हैं तो कहीं दूर दूर तक सरसों के पीले पीले फूल, जिसे देखते ही बस ये ख्याल आता है कि कहीं इन्हीं फूलों के बीच में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म का राज अपनी सिमरन के लिए बाहें फैलाकर खड़ा है। रेल के डिब्बे के अंदर की दुनिया भी कम मनोरंजक नहीं होती। रेल ही ऐसी जगह है जहां जाति पाति धर्म की दीवारें टूट जाती हैं और लोग एक साथ एक ही डिब्बे में बैठे होते हैं। कोई चाहे किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, किसी जाति या धर्म का क्यों ना हो, उन्हें पता है अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंचने तक वह एक बिग बॉस के घर में कैद है। और अगर उन्हें इस यात्रा को सुखद बनाना है तो आसपास वालों से सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। कभी कभी यात्रियों में तीखी नोकझोंक भी हो जाती है, लेकिन आसपास वालों के समझाने बुझाने से मामला वहीं रफा दफा हो जाता है। फिर स्टेशन दर स्टेशन गुजरते जाते हैं। कुछ लोग बीच के स्टेशनों पर चढ़ते हैं तो कुछ लोगों का सफर बीच में ही खत्म होता चला जाता है। लेकिन अभी भी अमीरी गरीबी की दीवार रेल के अलग अलग क्लास से दिख जाता है। जिसके पास कम पैसे वह जनरल क्लास से सफर करता है, जिसके पास पैसे वह एसी के डिब्बों में सफर करता है। डिब्बे में बैठे हुए लोग भी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ लोग ट्रेन में बैठते हैं तो यात्रा का मतलब ही उनके लिए सिर्फ पिकनिक है, अर्थात बस खाए जाओ खाए जाओ। साथ में खाने का एक बड़ा सा थैला लेकर चलते हैं जिसमें हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने की वैरायटी निकलती रहती है। उस पर भी ऐसा नहीं कि कोई खाने का सामान रेल पेंट्री से बिकने आए और वह उसे छोड़ दे। इस पर चाय की बातें करें तो हर 2-2.5 घंटे में ही इतना चाय पी चुके होते हैं कि चाय वाला जब उनसे डिब्बे से गुजरता है तो उनके पास खास तौर से एक पल रुककर तेज से चाय चाय बोल देता है कि शायद उनकी चाय पीने की दबी इच्छा बाहर आ जाए तथा वे एक कप चाय का और ऑर्डर दे दे। दूसरा प्रकार कुछ ऐसी औरतों का समूह होता है जो जब से ट्रेन में बैठती हैं पूरे घर की पंचायत पर चर्चा कर चुकी होती हैं। आसपास वालों को भी पता चल जाता है कि उनकी सास कैसी है, उनकी ननद कैसी है, उनकी भाभी से उनकी क्यों नहीं पटती। सारी औरतें मिलकर अपने दुख दर्द को इस रेल यात्रा में बांट लेना चाहती हैं। कुछ पुरुषों का भी समूह होता है जो ट्रेन में ही मिलते हैं और उनकी चर्चा का विषय देश विदेश की राजनीति होती है। यह पुरुष अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, पर राजनीति चर्चा में इन्हें ऐसी महारत हासिल होती है कि लगता है देश तो इनके हाथों में होना चाहिए। इतनी गहरी परख कि किस देश के नेता की कौन सी विदेश नीति गलत है, फला राजनीतिक पार्टी को कैसे कार्य करना चाहिए, देश की सरकार के कुछ खास कानून नियम सही नहीं है, इसे ऐसा होना चाहिए। जिस प्रकार ट्रेन में टाइम पास के नाम से मूंगफली बिकती है, इन पुरुषों की चर्चा भी टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं, परंतु अच्छा है ना, इतनी लंबी यात्रा में टाइम पास तो होना ही चाहिए। ट्रेन यात्रा में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ट्रेन को घूमने फिरने की जगह बनाकर रखते हैं। जैसे ही किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी कि यह उस स्टेशन पर उतर जाते हैं। अब भगवान जाने ये बाहर की ताजी हवा लेने जाते हैं या बैठे बैठे इन्हें ट्रेन की सीट से सुइयां चुभने लगती हैं। जो घूमने टहलने हर स्टेशन पर उतर जाते हैं और तो और कई बार ये ट्रेन के दरवाजे पर लटके हुए नजर आते हैं। ट्रेन की यात्रा में एक बात बड़ी सही है कि जहां हवाई यात्रा में आपको अपने सामान के वजन का ध्यान रखना होता है, वहीं रेल यात्रा में लोग आज भी भर भर के सामान अपने साथ लेकर चलते हैं।
रेल यात्रा में जो चीज अब बदल गई है वह है लोगों का आपसी संवाद। पहले बिना नाम पूछे घंटों और दिनों की यात्रा साथ में बैठे यात्री के साथ दिन दुनिया की बातें करते करते बीतता था, लेकिन अब जमाना हाईटेक है। लोगों के हाथों में मोबाइल व मोबाइल कंपनी द्वारा दिया गया फ्री डेटा है, जिसके कारण आजकल किसी अनजान यात्री तो छोड़ो, कई बार एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। सभी अपने अपने मोबाइल फ़ोन में घुसे रहते हैं। परिवारों के बीच बात भी होती है तो बस काम के लिए, बाकी समय सब अपनी मर्जी की वीडियो, गाने, व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल में देखते रहते हैं। आज इतने सालों बाद मुझे रेल यात्रा करने का मौका मिला है। यूएस से हमारी फ़्लाइट दिल्ली तक थी, फिर दिल्ली से लखनऊ तक मैं और मेरे पति ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अभी दिल्ली स्टेशन पर ही ट्रेन थी और मैं अपना सामान रख रही थी कि पीछे से एक पहचानी सी आवाज़ आई, पीहू। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने पहचानने की कोशिश की और खुशी से चिल्ला उठी, पायल। ये आवाज़ पायल की थी, मेरे स्कूल के समय की सहेली जिसने मेरे साथ 12वीं तक की पढ़ाई की थी। हम दोनों गले मिले। वे अपने पति और बेटी के साथ थे। हम दोनों ने अपने अपने पतियों का परिचय कराया और तब तक ट्रेन भी दिल्ली स्टेशन छोड़ चुकी थी। हमारे बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसने पूछा, तू तो शादी के बाद से ही यूएस में ही है ना? मैंने कहा हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? तू तो मेरे टच में भी नहीं थी। 12th के बाद आकर अब जाकर मिली है। उसने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जमाना टेक्नोलॉजी का है मैडम। तुम्हें फेसबुक पर ढूंढ लिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहती थी, पर लगा तुम पता नहीं एक्सेप्ट करोगी कि नहीं। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं करती? आखिर तो मेरे बचपन की सहेली है। पायल ने कहा, पता नहीं यार, बड़े होने पर वैसे भी चीजें बदल जाती हैं। मुझे लगा तू यूएस में रहकर इतनी मॉडर्न हो गई है तो मुझ जैसे दोस्ती ना रखे। इस पर मैंने उसे रोकते हुए कहा, बस बस, तेरी ज्यादा सोचने वाली आदत अभी भी नहीं गई। अब यह सब छोड़, जल्दी से फोन नंबर दे, तुझे मैं कांटेक्ट में ऐड करती हूँ। और कभी ये फालतू की बातें मत सोचना। वैसे भी पुराने दोस्तों से मिलकर लगता है फिर से वही जिंदगी जी रहे हैं। मैंने उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव किया और उसे भी अपना नंबर शेयर किया। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि उसकी बेटी उसके गले से आकर लिपट गई। मैंने उससे प्यार से पूछा, हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? उसने तोतली आवाज़ में जवाब दिया, हेलो आलूसी। मैं समझ नहीं पाई। तब पायल ने बीच में कहा, आरुषि। मैंने हंसते हुए उसे गोद में उठा लिया। मैंने उसे गाल पर चूमते हुए कहा, आपका नाम तो बड़ा क्यूट है और आप भी बहुत क्यूट हैं। मैंने पायल की तरफ देखकर पूछा, कितने साल की है आरुषि? पायल ने जवाब दिया, 4 साल की है। जब मैंने आरुषि को अपनी गोद में लिया, मेरी दबी ममता जैसे बाहर आ गई और ख्याल आया, अगर मेरी भी बेटी होती तो लगभग इतनी ही बड़ी होती। मैं शादी के 2 सालों के बाद से बच्चे की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब तक मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला। शुरू में तो इतना नहीं खलता था, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है यह कमी बहुत खलती है। ऊपर से मेरे पति शरद की व्यवस्था इतनी है कि परदेश में सारे सुख सुविधाओं के बावजूद अकेलापन खाने को दौड़ता है। डॉक्टर ने भी कहा है कि यदि 1-2 सालों में मैं कंसीव नहीं करती तो बेबी होना मुश्किल है। ये कमी तब और ज्यादा चुभती है जब इंडिया आओ सारे रिश्तेदार के सवाल की, तुम लोग गुड न्यूज कब दे रहे हो? शरद की माँ भी पूछ ही लेती है, तुम लोग हमें दादा दादी कब बना रहे हो? अब क्या बताएं लोगों को और कितना स्पष्टीकरण दें। कई बार तो इंडिया आने का मन भी नहीं करता कि फिर से रिश्तेदारों के वही सवाल शुरू हो जाएंगे। वैसे शरद कभी कुछ नहीं कहते, उल्टा वह सपोर्टिव ही हैं। वह तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम दोनों काफी हैं। मैं ये सब सोच ही रही थी कि पायल ने टोका, यूएस में तो बड़ा अच्छा लगता होगा, तो कितनी मॉडर्न हो गई है वहाँ रहकर। नहीं तो याद है लखनऊ में हम दोनों जब स्कूल में थे कैसे तब भी सूट ही पहनते थे, तो जीन्स में बड़ी प्यारी लग रही है। पायल ने फिर सवाल किया, वहाँ पर घर ले लिया है? मैंने कहा हाँ, घर गाड़ी सब कुछ ही ले लिया है, वहीं सेटल होने का सोच रहे हैं। मैं और पायल जब बातें कर रहे थे तब शरद अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे और पायल का पति आरुषि के साथ खेल रहा था। हम दोनों को आपस में बैठकर तसल्ली से बातें करने का मौका मिल गया था। पायल ने हाथ हिलाते हुए कहा, चल अच्छा है, देख तू स्कूल के समय से ही विदेश जाना चाहती थी और आज तूने उसे पा लिया। मुझे जैसे अचानक याद आया, पायल सही कह रही है, मैं बचपन से ही विदेश जाना चाहती थी,
इसलिए तो जब शादी की बात चल रही थी मैंने शरद का रिश्ता हाँ कर दिया था, क्योंकि ये यूएस में जॉब करते थे। जबकि सभी ने मुझे समझाया था कि शरद देखने में कुछ खास नहीं थे, तो मुझे इस रिश्ते को मना कर देना चाहिए। लेकिन मेरे लिए तो शरद जैसे यूएस जाने की टिकट थे। मैंने तुरंत इस रिश्ते को हामी भर दी। आज सभी सुख सुविधाओं के बीच मैं भी भारत की कभी कभी बहुत याद आती है। वह त्योहार, वह रिश्तेदार, परिवार, ये सब खोया खोया लगता है। ऊपर से मेरे जीवन में फैला अकेलापन। मुझे विदेश उस होटल के खाने जैसा लगने लगा है जिसे दूर से देखो तो यह अपनी ओर खींचता है, लेकिन रोज रोज होटल का खाने लगो तो संतुष्टि नहीं मिलती। जो सुकून व स्वाद घर के दाल चावल एवं रोटी सब्जी में होता है, वह स्वाद होटल के खाने में कहाँ। अंततः याद तो घर के खाने की ही आती है। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि पायल ने आगे कहना जारी रखा, तेरी लाइफ तो सेट हो गई, हमारी देखो यहीं पड़े हैं। पति रेलवे में टीसी है, कहने को दिल्ली में रहते हैं, पर अभी तक अपना एक घर भी नहीं खरीद पाए। पायल की बातों से असंतोष साफ झलक रहा था। वे अपने दिल का हाल बयां करती जा रही थी। मैं भी बहुत कुछ कहना चाहती थी कि मैं भी खुश नहीं, मुझसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, मुझे भी तुम्हारी बेटी जैसी बेटी की चाहत है। लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई, या कहूँ मैं उसके भ्रम को बनाए रखना चाहती थी कि मैं उससे बेहतर हूँ। आज पायल से मिलकर मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी। न जाने कब बातें करते करते लखनऊ स्टेशन आ गया। जाते जाते उसने कहा, अब तू कॉल करना, जब भी दिल्ली आएगी घर जरूर आना। उसने मुझे गले लगाया। मैंने भी एक बार आरुषि को प्यार से कहा, बाय बेटा। इतने सालों बाद हम दो सहेलियां मिले, एक ही स्कूल, एक ही शहर, लेकिन किस्मत कितनी अलग अलग। दोनों को ही एक दूसरे की जिंदगी अच्छी लग रही है। सही कहते हैं, इंसान के पास जो होता है वह उससे संतुष्ट नहीं होता, बल्कि हमेशा कुछ अधिक पाने की चाहत होती है। शायद किसी ने सच ही कहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता।